मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, आज हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी का टेस्ट पेपर नंबर 9। और इससे पहले हमने एसएसटी के 8 टेस्ट पेपर कर लिए हैं, जिनमें 7 टेस्ट पेपर कक्षा 6 इतिहास के टॉपिक थे उसमें, और जो 8वां टेस्ट पेपर था वो कक्षा 7 का ही था और वो था बृहत्तर भारत को लेके। और आज हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट पेपर नंबर 9, जिसमें इतिहास का टॉपिक रहेगा हर्षकालीन व बाद का भारत। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देर किए टेस्ट पेपर का पहला सवाल। जयदेव की कृति का नाम बताइए, यानी जयदेव था उसकी द्वारा जो रचित कृति है उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं कादम्बरी, गीत गोविंद, रत्नावली, हर्षचरित्र। तो मित्रों आपका जो पहला आंसर है इसमें पहले सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गीत गोविंद जो है जयदेव की कृति है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिण भारत का राजवंश है। ऑप्शन है प्रत्याहार, गुहिल, चालुक्य और चौहान। तो कौन सा राजवंश दक्षिणी भारत से संबंधित है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चालुक्य वंश। ओके, अगला लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति वर्धन। तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा आपका। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पुष्यभूति वर्धन है। ओके, अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी बनाई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजगृह, पाटलिपुत्र, कन्नौज और थानेश्वर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जा वो हो जाएगा दोस्तों सी, कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी बनाई थी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। फर्स्ट बिंदु है, हर्षवर्धन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तर भारत का एक महान शासक था। सेकेंड पॉइंट है, हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। और तीसरा बिंदु है, चीनी यात्री फाइयान को हर्षवर्धन ने इसका अध्यक्ष बनाया था। और चौथा बिंदु दे रखा है, यह सम्मेलन 23 दिन चला था। तो उपरोक्त कथनों में से आपको सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। आपको 4 कथन दिए गए थे दोस्तों, आपको कथनों को अच्छे से सावधानी से समझने की कोशिश करनी है ताकि आपके जो क्लियर है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और कथन में से प्रत्येक कथन जो एक कथन होता है उसका एक सवाल बन सकता है आपका, ये आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें जो 5 नंबर क्वेश्चन में जो कथन दे रखे हैं, 4 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें से सत्य कथन कौन सा होगा तो वो आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में सी, केवल 2 और 4, यानी दूसरा और चौथा जो कथन है वो सत्य है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था और यह सम्मेलन 23 दिनों तक चला था। ये दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उन पर विचार करें। पहला बिंदु है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। दूसरा बिंदु है, यह सभा 643 ईस्वी में हुई थी। तीसरा बिंदु है, यह 5वीं सभा थी। और चौथा बिंदु दे रखा है, यह सभा जो है मोक्ष परिषद के नाम से जानी जाती थी या इसको मोक्ष परिषद कहते थे। तो इसमें से आपको सत्य कथन का चयन करना है कि कौन कौन से राइट है बिंदु। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दोस्तों राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जो पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है वो सत्य है। इसमें दोस्तों बता दूं कि जो तीसरा दिया हुआ ये 5वीं सभा थी तो ये गलत है। जो ये सभा थी 643 ईस्वी में, ये 6ठी सभा थी, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ये तीसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। हर्षवर्धन के द्वारा किन ग्रंथों की रचना की गई थी? ऑप्शन है रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षचरित्र। बी ऑप्शन है प्रियदर्शिका, नागानंद, कादम्बरी। सी ऑप्शन दे रखा है रत्नावली, प्रियदर्शिका, कादम्बरी। और डी ऑप्शन है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो दोस्तों आपको 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और अपने जो है स्वयं पढ़कर इसका आंसर दे सकते हैं। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा डी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जो है हर्षवर्धन के द्वारा जो है रचित ग्रंथ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। प्रसिद्ध कवि जयदेव ने अपने किस ग्रंथ में कहा कि हर्ष भी एक महाकवि था जो कि कालिदास और भास की भांति था? यह किस में कहा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है हर्षचरित्र,
गीत गोविंद, कादम्बरी, नागानंद। तो दोस्तों 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका राइट हो जाएगा, गीत गोविंद में ये बात कही है किसने, किसने कही है, जयदेव ने। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में रत्न सागर, ये रत्न लिख दिया है यहाँ पे, रत्न सागर, रत्नादादी और रत्न रंजक किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये रत्न सागर है। पहला पॉइंट है, यह उस समय के नालंदा विश्वविद्यालय के 3 प्रसिद्ध ग्रंथ थे जिन्हें पढ़ने के लिए कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत और श्रीलंका से विद्यार्थी आया करते थे। दूसरा बिंदु है, यह नालंदा विश्वविद्यालय के कॉलेज के नाम से थे। और तीसरा है, यह 3 बड़े पुस्तकालय के नाम हैं। तो दोस्तों 9 नंबर में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। ये तीनों जो नाम है, रत्न सागर, रत्नादादी और रत्नरंजक, ये तीनों पुस्तकालयों के नाम हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इन पुस्तकालयों के नाम के आधार पर जो है पिछली भर्ती 2018 की जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती थी उसमें प्रश्न पूछा गया है यहीं से। तो दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन का लेवल है ये कम नहीं समझना है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं। और जो कक्षा का नाम है, जैसे कक्षा 6 का, कक्षा 7 का, तो वो कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो रीट है उसमें भी कक्षा 6 से 10 तक की आरबीएसई की बुकों को आधार माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये चीज़ें घूमती है हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो सब इन बुकों में से आती है और जो बुक्स हैं वो ऑथेंटिक है। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, हर्ष का साम्राज्य निम्नलिखित में से किस में विभक्त था। राष्ट्र, कोटम, ग्राम, बी ऑप्शन है मंडल, नाडु और सी ऑप्शन है प्रांत, भुक्तिया, विषय और ग्राम। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्रांत, भुक्तिया और विषय जो थे वो आपके जो है इसमें हर्ष का साम्राज्य में जो विभक्त थे। ओके, अब इसमें बात करें दोस्तों कि राष्ट्र, कोटम और ग्राम जो ये थे पल्लवों ने राज्यों को जो है शासन व्यवस्था में बांट रखा था। ओके, और जो मंडल और नाडु थे वो थे चोल वंश, यानी चोलों ने जो है राज्य को व्यवस्था के हिसाब से इसमें बांट रखा था, मंडल और नाडु। और इन्हीं के आधार पर आपको पता हो तो तमिलनाडु, यानी कि तमिल वहाँ पे जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे नाडु सबकी जो इकाई थी, ठीक है, राज्य व्यवस्था की, तो उसी के आधार पर तमिलनाडु इसका भी नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर, हर्षवर्धन के समय 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, कौन सा नहीं था। भाग, हिरण्य, बलि, खुमस। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा बता दूं कि इसमें डी था, खुमस वो नहीं था। ठीक है, बाकी जो 3 कर दे रखे हैं वो थे, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भाग का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें भूमि कर लगाया जाता है। ओके, और हिरण्य का मतलब होता है इसमें नकद कर होता है। ठीक है, और बलि का मतलब होता है अतिरिक्त कर। ओके, ये 3 प्रकार से अलग अलग कर थे, भूमि कर, हिरण्य क्या होता है नकद कर और बलि का होता है अतिरिक्त कर। ये खुमस है, ये कोई भी कर नहीं था, ये ऐसे नाम दे रखा है आपको। ओके, आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। फर्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के समय भारत आया। दूसरा बिंदु है, ह्वेनसांग ने प्रयाग सभा की अध्यक्षता की थी। जो ह्वेनसांग था उसने प्रयाग सभा की अध्यक्षता की, दूसरा पॉइंट है। और उपरोक्त में से कथनों में से जो सत्य कथन कौन सा है वो आपको इसमें बताना है 12 नंबर में। ओके, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, केवल जो फर्स्ट है वो आपका राइट है, यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर, पराक्रमी शासक पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित था। 13 नंबर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है वो है राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल। तो 13 नंबर में आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेने से पहले दोस्तों आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब व किन के बीच हुआ था। ये आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये चीज़ पता है या नहीं। बहुत ही सरल है, बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आपको इस सवाल का आंसर जो है कमेंट करके बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किन किन के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन है, दंतिदुर्ग, पुलकेशिन द्वितीय, आदित्य प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। जो नरसिंह वर्मन प्रथम था
अब इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो दोस्तों आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दंतिदुर्ग। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है, चोल शासकों का विशाल साम्राज्य नर्मदा नदी घाटी से दक्षिण में कृष्णा नदी घाटी तक फैला हुआ था। सेकंड पॉइंट है, चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था। और तीसरा बिंदु है, पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। तो इसमें से दोस्तों आपको असत्य कथन का चयन करना है, यानी जो सत्य नहीं है कथन उसका चयन करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी केवल फर्स्ट जो है सत्य नहीं है। चोल शासकों का विशाल साम्राज्य नर्मदा घाटी से दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था, ये सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी जो दो बिंदु दे रखे हैं वो सत्य है, तीसरा और चौथा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद और अमोघ वर्ष किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के शासक थे ये तीनों चारों। अगला क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने पुनः अपना राज्य कब स्थापित किया था? ठीक है, तो इसका दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे आपको, 953 ईस्वी, 963 ईस्वी, 973 ईस्वी और 983 ईस्वी। तो 17 नंबर में दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 973 ईस्वी में उन्होंने पुनः अपना राज्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। चालुक्यों ने अपना राज्य पुनः स्थापित किया, उसके पश्चात अपनी राजधानी बनाई थी। तो कौन सी राजधानी बनाई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है कन्नौज, कांची, कल्याणी और तिरुवनंतपुरम। तो 18वें का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने पुनः स्थापित करने के पश्चात। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजवंशों में से किस वंश का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था? ये आपको बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल। इनमें से किस वंश का जो है इनकी दो नदियों के बीच में फैला हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 19 नंबर का वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, चालुक्य राजवंश का। अगला लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का राजवंश कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था? चार ऑप्शन है पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो दोस्तों बी जो इसमें 20वें में हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चोल वंश। ओके दोस्तों, आपको बता दूं कि जो इस टेस्ट सीरीज में प्रश्न है वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और बहुत ही सावधानी को रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, और आरबीएससी की जो बुक्स चलती है जो स्कूलों में उनमें से बनाए गए हैं। ठीक है, ये किसी भी गाइड में से नहीं बनाए गए हैं, ये स्पेशली आरबीएससी की बुकों में से जो है तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर। चोल वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। आपको ये बताना है कि चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विजयालय, नरसिंह वर्मन प्रथम, आदित्य, राजेंद्र प्रथम। तो 21वें का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, राजेंद्र प्रथम। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस शासक के द्वारा गंगेकौंड अर्थात गंगा का विजेता की उपाधि धारण की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का वो हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर। पल्लव राजवंश के द्वारा राज्य के विभाजन की प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा या कौन सी इकाई नहीं थी? पल्लव राजवंश। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, पल्लवों ने राष्ट्र, कोटम और ग्राम थी, उसके अलावा जो होगी वो इसमें नहीं होगी। तो इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों, जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसके जो चार ऑप्शन है उसमें सी जो नाडु है वो इसकी नहीं है, नाडु थी चोलों की। ठीक है, चोल वंश थे उनकी थी, और राष्ट्र, कोटम और ग्राम थी जो थी इनके पल्लव राजवंशों की। तो इसमें हो जाएगा आपका जो है सी ऑप्शन। ठीक है, ये इकाई नहीं थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। वातापी का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारत के किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? यानी वातापी। ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है 24 नंबर में। तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, चालुक्य। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 25। मिहिर भोज किस राजवंश का प्रतापी शासक था? ये बताना है कि मिहिर भोज किस प्रतापी जो है राजवंश का शासक था।
तो इसमें आपके 25 नंबर में हो जाएगा राइट आंसर गुज्जर प्रतिहार वंश का। ओके, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर, चंद्रदेव किस उत्तर भारत के राजवंश का संस्थापक था? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका जो है ऑप्शन है गढ़वाल, चौहान, भुइल और गुज्जर प्रतिहार। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन गढ़वाल। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। फर्स्ट है कीलहॉर्न ने चौहान राजवंश के प्रसिद्ध शासक विग्रहराज चतुर्थ के लिए कहा था कि उन विद्वान शासकों में से था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। दूसरा बिंदु है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 में चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया था। और तीसरा बिंदु है गुहिल राजवंश की स्थापना गुहादित्य के द्वारा की गई थी। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का आपको चयन करना है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि इनको आप सावधानी से और पूरे ध्यान से इन कथनों को समझने का प्रयास करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक को लेकर वो क्लियर हो सके। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों आपके ऊपर ऊपर जाएंगे ये क्वेश्चन। सीधा बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आने वाले कथन वाले। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे एक एक कथन में एक एक क्वेश्चन बनता है तो आपके अच्छे से समझ में आएंगे और आपकी परीक्षा की जो तैयारी रहेगी और आपका यदि इसमें से परीक्षा में कोई क्वेश्चन भी आता है तो कहीं से भी वो छूटने का या गलत होने का चांस नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इनमें से जो है असत्य कथन का चयन करना है अपने को। जो 3 कथन दे रखे थे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर में दोस्तों जो है डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो तीनों कथन दे रखे वो तीनों के तीनों सत्य कथन है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है सोलंकी वंश के समय मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। सेकंड है पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों। बहुत ही अच्छे अच्छे जो कथन थे टॉपिक में उन सबको मैंने इन टेस्ट सीरीज में ले लिया है दोस्तों। तो आप जरूर से पहले इस टॉपिक को अच्छे से किताब में से या गाइड में से पढ़ें, उसके बाद ये टेस्ट पेपर दें। जरूर आपको निश्चित रूप से बहुत ही फायदा होगा परीक्षा में और आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 28 नंबर हो गया अपना और 29 नंबर, भारवी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया? पॉइंट है शिशुपाल वध, राजतरंगिणी, गीत गोविंद और कीर्तार्जुनियम। तो इनमें से भारवी के द्वारा कौन सा जो है ग्रंथ लिखा गया था? तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 में डी कीर्तार्जुनियम जो ग्रंथ था वो भारवी के द्वारा लिखा गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो शिशुपाल वध था वो किसके द्वारा लिखा गया? तो माघ के द्वारा। भारवी का हो गया कीर्तार्जुनियम और जो राजतरंगिणी है वो कल्हण के द्वारा लिखा गया, जो कल्हण का ग्रंथ था। और गीत गोविंद आपको पता ही है जयदेव का था। तो इन सब का आपको ध्यान में रखना है, किसी का भी एग्जाम में आ सकता है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कंबन रामायण किस भाषा में लिखित है? तो कंबन जो रामायण थी कंबन वो तमिल भाषा की थी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 में बी, तमिल भाषा में लिखी गई थी कंबन रामायण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टेस्ट पेपर नंबर था 9 वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया है और आशा करता हूँ कि ये टेस्ट पेपर आपके समझ में आया होगा। दोस्तों हो सकता है कि ये टेस्ट पेपर थोड़ा लंबा हो गया हूँ, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार का टॉपिक है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कथन है, उन सबको भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि मैं इसमें से कहीं से भी शॉर्ट कर लेता तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। और दोस्तों अपने को कहीं पर भी कभी भी जो है तैयारी को कमज़ोर नहीं रखना है। अगर इस टॉपिक में 10 सवाल एक्स्ट्रा भी बनते तो भी मैं बनाता, क्योंकि मेरे को पता है जिस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनने लायक है, अगर वो क्वेश्चन अपन छोड़ के ओनली टाइम के हिसाब से या अपने जो वीडियो लेक्चर उसके हिसाब से नहीं चलते हैं दोस्तों, कि टाइम के हिसाब से 10 मिनट का ही डालना है, 15 मिनट का ही डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो अपने टॉपिक का कंटेंट है, जो इसमें मैटर है, वो अच्छे तरीके से जो है आ जाए और पूरे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कथन हैं, वो उन सब का जो है इसमें सार आ जाए। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को तैयार करते हैं। अगर समय 5-10 मिनट ज़्यादा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय को थोड़ी देखना है अपने को तो जो अपना टॉपिक है उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण सवाल है, उनको निकालना है। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, तो आप कतई भी ऐसा नहीं करें, इनको पूरा देखें और समझने की कोशिश करें।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लगी आपको तो हमारी टेस्ट सीरीज जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में और अपने जो परिवार के सदस्य हैं, आस पड़ोस में छोटे बड़े भाई बहन हैं जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी इसी प्रकार की जो वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।